सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। आज ईद स्पेशल प्रोग्राम हम आपके साथ करने जा रहे हैं। पहले तो मेरी जानिब से, पूरी टीम की जानिब से तमाम अहले वतन को ईद की खुशियाँ बहुत मुबारक हों। वो लोग जो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, अपनों से दूर ईद मना रहे हैं। मुझे पता बड़ा मुश्किल होता है अपनों से दूर खुशी के त्यौहार मनाना, या फिर कोई गम जब आपको हो, कोई तकलीफ़ हो, कोई परेशानी हो, तो अपने मुल्क की याद मेरे ख्याल से ज़्यादा आती है। तो आज बोल न्यूज़ इस खुशी में, ईद की घड़ियों में, खुशी की घड़ियों में आपके साथ होगा। और आज मेरे साथ एक बड़े प्यारे मेहमान मौजूद हैं जो कि बड़े आराम से सबको कह देते हैं वाज़े अल्फाज में कि ऐसे नहीं चलेगा। बहुत अच्छे ड्रामा नवीस हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे इनके ड्रामाज हैं, और सबसे बड़ी बात कि जो उनके दिल में होता है वो कह देते हैं, और कह भी देना चाहिए। मेरे ख्याल से आप दिल के साफ़ हैं, आपके दिल में जो है, अब ज़बान पे भी वही होना चाहिए। ख़वातीन को बड़े इश्यूज़ होते हैं इनसे, अच्छा मखसूस कुछ ख़वातीन हैं जिनको बड़े इश्यूज़ होते हैं। मेरे प्रोग्राम में पहले भी जब भी आते हैं तो बहुत से लोग जो कि एक सो कॉल्ड लिबरल माफिया, मोमबत्ती माफिया है, वो अक्सर ट्वीट्स करते हैं, अक्सर मुझे डायरेक्ट मैसेजेस करते हैं कि ये क्या बात हो रही थी, आपने कहते हुए नहीं रोका। तो सबसे बड़ी बात हम कहते हैं ना कि जी आज़ादी सहाफ़त, जब हम बात करते हैं तो मेहमान को हम बात करते हुए क्यों रोकें। इतना हक मेहमान का है कि वो अपने दिल की बात कह कर जाए, हम उनको नहीं रोकेंगे और वो खुद भी नहीं रुकेंगे। उनके जो दिल में होगा वो कहते चले आएंगे। मेरे ख्याल से ये उनकी कामयाबी का राज भी है। अच्छा, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि मेरे साथ कौन से काबिल मेहमान मौजूद हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, खलील रहमान कमर साहब, बहुत शुक्रिया खलील साहब वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ईद मुबारक। और सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही पूछूंगी, आगे तो बहुत से सवाल होंगे, कि ईद सोकर गुजारते हैं या ईद जाग कर गुजारते हैं? क्योंकि हमारे बहुत लोग ईद सोकर गुजारते हैं। ईद कौन सा नहीं देता है जी, मेरे घर में खातिन की हुकूमत है जी, बस जैसे तैसे कुछ सो लेता हूँ, अच्छा फिर उनके हुक्म पे जागता रहता हूँ। अच्छा, बहुत जी जी, ईद उल अजहा में तो तस्वर भी नहीं है बिल्कुल किया जाए, तो कुर्बानी देनी होती है, वो सारे यू हैव टू बी प्रेजेंट एट दैट टाइम। पहले तो मुझे मेरी तरफ से सब लोगों को जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं उनको मेरी तरफ से ईद मुबारक, और उनको भी जो मुसलमानों के साथ मिलकर ईद मना रहे हैं लेकिन मुसलमान नहीं, उनको भी मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो ईद हमारे यहाँ खुशी का पैगाम है, और मेरी तरफ से ये पैगाम दुनिया के हर मज़हब के फर्द को पहुँचे। अच्छा, ईद के हवाले से वही बात जो लोग कहते हैं सो कर ईद गुजारते हैं, क्या वजह आपको समझ में आती है? ईद का त्यौहार वाकई सोने के लिए तो नहीं, ईद उल फितर भी बहुत से लोग कहते हैं ना रूटीन सो कर कभी गुजारते चेंज हैं। नहीं होती। मैं बेसिकली कहना है चाह रही खलील साहब कि हम इस प्लेटफॉर्म से पैगाम देना चाहेंगे लोगों को कि अब तो कोरोना के बाद सिचुएशन ऐसे हुई कि जी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने, वो जो पकवान तैयार होते थे और तमाम बड़ी बड़ी गैदरिंग्स होती थी, तमाम रिश्तेदार, एक बड़ा घर होता था फैमिली का, यानी अम्मी अबू में से हयात है कोई, या बड़े भाई का घर, अगर वालिदैन नहीं है बड़ी बहन के घर, सब जमा होते थे। अब कोरोना ने सबको ज़रा थोड़ा पीछे कर दिया, लेकिन उसके अलावा जो लोग ईद सोकर गुजारते हैं, हम कह सकते हैं कि वो रिश्तेदारों के हुकूक नहीं निभा रहे, उनके ऊपर जो प्राइज़ है वो नहीं निभा रहे, या वो लोगों को मिलना पसंद नहीं करते। ऐसा नहीं है, क्या है कि ईद होती है बच्चों की, तो वो उनको शॉपिंग में करा के, हमारा देखो हमारा जो बहुत सारा तबका है ना, दे हार्डली बोथ हैंड्स मीट, तो वो उनको जब वो एक सेटिस्फैक्शन की नींद है कि मेरे बच्चे आज सुकून से ईद कर रहे हैं, तो हमारे बहुत सारे जो बाप हैं, बहुत सारे जो शौहर हैं, वो इस सेटिस्फैक्शन के साथ सो जाए। तो मैं गिव दिस पर्टिकुलर फेवर टू देम, नमाज पढ़ के आए, सो गए, तो फिर वो बात भी एक्टिव। हमारे यहाँ वैसे भी एक रुझान जो बड़े शहरों में हो चुका है कि नॉर्मली ईद स्टार्ट्स डूइंग, तो वो चलता है। लेकिन बड़ी ये जो ईद उल अजहा है, यहाँ तक तो लोग मोस्टली लोग कुर्बानी देते हैं, तो वो कहाँ सोते हैं। अच्छा खलील साहब, हम अगर अपना बचपन याद करें या आप अपने बचपन याद करें, किसी का भी जो बचपन होता है, तो बचपन की ईद हम अक्सर कहते हैं कि बचपन की ईद का जो मज़ा था बड़े होकर वो मज़ा नहीं है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती, जैसे आपने भी देखा कि बच्चों की ईद होती है, तो मज़ा क्यों नहीं रहता है, या सोचने का अंदाज बदल जाता है? ये मैंने दूसरों के लिए कहा है। आई एम स्टिल लिविंग विद माई चाइल्डहुड। अभी मतलब बच्चों की तरह एंजॉय करते हैं। मुझे डस्ट एलर्जी हो जाती है, लेकिन मैं बकरे खरीदने जाता हूँ तो कोई डस्ट एलर्जी नहीं होती मुझे। नहीं, जैसे बचपन में
एक्साइटमेंट होती है ना कि आप जब ईद उल फितर होती है तो आप रात को नींद नहीं आती कि सुबह हमने ये कपड़े पहने। मुझे भी तक याद है कि मैं रात को अक्सर उठ के अपने कपड़े देखती थी, ईद उल अज़हा जो होती थी, चूड़ियाँ, बड़े होके वो चीज़। ईद उल अज़हा में फिजा और ईद उल अज़हा में भी हम कुर्बानी के जानवर मेरा देखते सबसे थे। बड़ा इशू ये होता था कि बकरा आ जाना चाहिए। वो दैट वाज उस बकरे का ख्याल रखा जाता था, पुराने ओ बड़ों की यस, बातें ओ हैं। या दुल्हन होता अच्छा, था वो। जब उस बकरे की कुर्बानी होती है, मुझे भी कहा जाता है, मेरा छोटा भाई रोता रहता था शाम तक कि ये बकरा कुर्बान हो गया। और अब शायद वो अटैचमेंट नहीं होती, इसलिए कहा जाता है ना अगर हम सुन्नत को नहीं, फॉलो मेरी करें कि जानवर attachment- को पहले लिया जाए, उसको पाला जाए बच्चों की तरह, फिर नहीं कुर्बान नहीं नहीं, अब इतनी फैसिलिटीज नहीं अवेलेबल। अब आगे इतनी बढ़ गई है कि जगह नहीं है इतनी लोगों के पास। साइकोलॉजी छोटे छोटे घर हैं नॉर्मली लोगों के पास, हाँ वो नहीं करते। कहाँ बकरे अंदर रखे जाते हैं खलीसा बच्चों की के बहुत साथ। बात आप तो मैं कहती हूँ खलीसा को अक्सर कि आप बड़े एक आपको माहिर नफ्सियात भी होना चाहिए। आप खलीसा के साथ कभी बैठे तो बड़ा ये जे मैं आपकी नफ्सियात को समझ- मारे नफ्सियात हुंदा ना, मैं तेन ठीक कर लेंदा, तू गल तो पूरी कर लेंदा जा। अच्छा खलीसा मेरी बात सुने, आपने बताया अभी कि जैसे हम अब टाइम नहीं होता या फैसिलिटी इतनी नहीं होती, घर छोटे हो गए कि हम पहले जानवर नहीं ले सकते, लेकिन अगर हम सुन्नत को फॉलो करें, हम अपने मजहब को फॉलो करें, तो जब जानवर को लेकर पालना, उसको बच्चों की तरह पालना, फिर कुर्बान करना, जो आपकी अटैचमेंट उस जानवर से होती है, वो लगाओ क्या एक दिन पहले आने वाले जानवर के साथ हो सकते? नहीं, अब हमारे यहाँ के शौहर और बापों की ऑलरेडी कुर्बानियाँ चल रही हैं जो बच्चों को पाल रहे हैं हालात में। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा ज़रूरी हो गया है कि इन दिनों में ठीक से बच्चे पाल लिए जाएँ। ऐसे इन्फ्लेशन में, इतनी महंगाई में, तो वो जो साथ साथ बकरे पालना जो है दैट इज़ एन एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ट्रेंड अब ये बन गया है कि इससे कुछ देर पहले बकरे लिए जाएँ, एक आध दो दिन, ताकि वो रीजनेबली उनको मैनेज कर लिया जाए। वरना फिर बच्चे रह जाएंगे तो बकरे पाल लो। ठीक है, यानी ज़माना ही इस तरह हो गया कि चेंजेस हाँ नहीं, चेंजेस आ गई हैं, अभी वी हैव टू लिव विद द चेंजेस ऑफ लाइफ, यू नो। बिल्कुल, जैसे कोरोना के चेंजेस हुए, अच्छा कोरोना आने के बाद की सिचुएशन है, इसको आप कैसे देख रहे हैं कि आपको नहीं लगता कि बाकी दुनिया तब्दील होकर रहेगी, बदल के रहेगी? या बहुत से लोग ऐसे जो अभी भी कहते हैं कि कहाँ है कोरोना, नजर आता है आपको? कोरोना हैज चेंज्ड आवर लाइफ ड्रास्टिकली, और उसके बड़े नेगेटिव इफेक्ट्स हैं लोगों की मेंटालिटी के ऊपर, लोगों के रहन सहन के ऊपर, उनकी दूरबाश के ऊपर, और ये रहेगा काफ़ी देर। ये हमारी ये नस्ल जो जिसमें दिखता है अपने होश में, वो तो इस ट्रॉमा के साथ काफ़ी देर स्टे करेगी। ठीक है। अच्छा, आप ड्रामाज लिखते हैं, ड्रामा माशरे के तासीर होता है, माशरे की इस्लाह के लिए भी लिखा जाता है बहुत से इस्लाह के लिए, मैं इस्लाह के लिए ही लिखता हूँ। बिल्कुल, मेरे ख्याल से अल्लाह अपने ने काम दिया के सब इंसाफ करना भी है, तकाजा भी है कि अगर आप राइटर हैं, आप अच्छा लिखते हैं, आपका कलम इतना ताकतवर है, तो आप उसमें कुछ इस्लाह करें किसी की। तो इस हवाले से ज़रा लोगों की इस्लाह कीजिएगा कि जो लोग किसी भी चीज़ को कहते हैं कि ये कोई पता नहीं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ये कोई हमारे खिलाफ साजिश है। जैसे अब वैक्सीनेशन को लेकर आपने देखा होगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि ये चिप लगा देंगे, ये साजिश है। किसी के पास इतना वक्त नहीं होगा कि वो हमारे खिलाफ साजिश करे। ये पता क्या, क्योंकि हमने कुछ बनाना नहीं है, हमने दुनिया को कुछ देना नहीं है, हम लेते हैं उनसे। यहाँ वैक्सीनेशन का जब इशू खड़ा हुआ तो मस्जिदों में दुआएं मांगी जा रही थी, लोग दुआएं मांग रहे थे कि या अल्लाह वैक्सीनेशन ईजाद हो जाए। ये दुआ कोई नहीं मांग रहा था कि हमने से कोई ईजाद कर ले। तो वो वही यहूदियों और नसरानियों का काम है, जिनको हमने चीज़ें जिनसे वसूल करके बाद में उनको गाली करनी होती है। तो ये कलमिया है हमारी कौम का, उस अलमिया के साथ हम 74 सालों से रह रहे हैं, और कितने बरस रहेंगे ये मालूम नहीं पड़ रहा। चीज़ें हाथ से निकलती चली जा रही हैं। हमारे यहाँ बच्चों का मेंटल लेवल इस तरह डेवलप हो गया है कि दे डू नॉट थिंक ऑफ मेकिंग समथिंग फॉर द सॉइल। वो इंतज़ार करते हैं। मैं बार बार चीखता हूँ उस बारे में कि मोबाइल आ गया तो अगला मॉडल का इंतज़ार कर रहे हैं, अगले मॉडल का, वो भी हमने नहीं बनाना, वो नो कि उसे किसने बनाना है। गाड़ी आ गई तो अगले मॉडल का डिस्कशन शुरू। हम टाइम वेस्टिंग नेशन है। हमने वी हैव स्टार्टेड टेकिंग प्राइड इन बोरोड थिंग्स। वो उनको काश को बैठ के समझाया कि पराया गहना पाया तो अदा रूप दिया है। अच्छा, इसी से मुझे एक बात याद है कि हम अपने बच्चे को बाहर पढ़ा के बड़ा खुश होते हैं, बड़ा फखरिया पेशकश के तौर पर इस बात को पेश किया जाता है कि मैंने अपना बच्चा वहाँ से पढ़ाया, फलां यूनिवर्सिटी से पढ़ाया, क्योंकि हमने अपने यहाँ शायद एजुकेशन सिस्टम को इतना आगे तक उस पर काम नहीं किया, उस पर इतना हमने करना नहीं, हमने उसको डिस्ट्रॉय किया। तो पहली बात तो ये कि ये कदगन तो मेरे ऊपर कभी जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे ख़ानदान में तेरी लग सकती। मेरे यहाँ कोई बच्चा पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाएगा, और किसी ने जो पढ़ा के करोड़ों रुपया लगाया है वो बिठाने मेरे बच्चों के सामने ग्राउंड पे,
औकात नजर आ क्या जाएगी। बात है, क्या बात। हाँ, तो ये आपने पढ़ना एक इश्क का नाम है, उसके लिए तरबियत नहीं हासिल करनी पड़ती। बहुत सही। तो जो पढ़ना चाहते हैं ना, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सर मैं भी बात करती हूँ, हमारे यहाँ अक्सर ये कहा जाता था ना, पहले भी बहुत से लोगों से हम पुराने लोगों से बात करते हैं कि मैं तो टाटो वाले स्कूल से पढ़ा हूँ। मैं आई टेल विद प्राइड दैट मैं टाटो वाले स्कूल में पढ़ा। और देखिए वो जो स्टूडेंट्स हैं जो टाटो वाले स्कूल से पढ़े, जो कि एक मतलब एक बाकायदा वहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं होता होगा, ना आपको एजुकेशन का सिस्टम मिलता होगा उस किस्म का, ना वो फैसिलिटीज़ जो आपको इंग्लिश मीडियम बड़े स्कूल्स में मिलती हैं, लेकिन वो बच्चे कहाँ तक नहीं पहुँचे खलील साहब, लगन की वजह से। वही बच्चे तो पहुँचे। अंग्रेजी पढ़ने वालों ने तो हमें बर्बाद किया है। उन्होंने तो कुछ नहीं किया इसमें के लिए। दे आर कंटिन्यूअसली डिस्ट्रॉइंग दिस कंट्री। अंग्रेजी में भी बोलते हैं, सबसे पता मैं किस हवाले से बोलता हूँ। आई बिलीव इट टू बी लैंग्वेज, जस्ट अ लैंग्वेज, डजंट ऐड टू योर इंटेलेक्ट एट ऑल। अच्छा, हमारे यहाँ लोगों को एहसास कमतरी बहुत ज़्यादा है। आप ड्रामा लिखते हैं, आप तमाम लोगों की जो नफ्सियात है उसको ड्रामे के थ्रू लोगों तक पहुँचाने की आपने कोशिश करते मेरे हैं। चेहरे पर ये देखती है तकलीफ, ये मेरे लोगों के एहसास कमतरी की वजह से। ये महंगे कपड़े पहनकर खूबसूरत बनने की कोशिश कर रहे हैं और इनको एहसास नहीं होता कि अगर आप महंगे कपड़े पहन के खूबसूरत बनेंगे तो आप समझ लीजिए आप अंदर से बात सकते हैं। और ये शौक की आदत बहुत ज़्यादा लोगों को हो गई है, मेरी गाड़ी जब ये, आप मेरा महंगी मोबाइल चीज़ों के ये। बारे में जाते तो आप शो ऑफ के लिए जाते हैं। तो किसी को नोबडी डजंट बॉदर एनीबॉडी कि आपने कितने की चीज़ ले ली है। बिल्कुल। लोग दे टर्न देयर फेस एंड दे गो पास और अवे। सबसे महंगी चीज़ तो मेरे ख्याल से अपने खिलाफ है। और ये बड़ा कुछ है, बहुत सारी चीज़ें, आपका अखलाक, आपकी हया, आपकी ताल्लुक़दारी, आपकी वज़ादारी, आपकी रवादारी, आपका किसी दूसरे का ख्याल करना, ये अमीरी की निशानी है, अमारत की निशानी है। जब आप एरोगेंट होते हैं, जब आप किसी के बारे में सोचते नहीं हैं, जब आप यू आर सेल्फ सेंटर्ड, जब आप खुदगर्ज हैं, तो आप गरीब आदमी हैं। आप निवाला खाते हुए सोचिए आज कितने लोग सोचते हैं जब आप खाना खा रहे हो। जब तक ये आप नहीं सोचते तो वो निवाला खाने वाला आदमी बहुत गरीब आदमी है। अच्छा खलील साहब, जो एहसास कमतरी का शिकार है हमारा माशरा, और अफसोस के साथ मैं कहूँगी, जिसमें कि आपने भी कहा कि आपको भी बड़ा अफसोस होता है, आपको वजह क्या लगती है? किसी भी चीज़ की कोई बुनियादी वजह होती है, कोई बैकग्राउंड होता है। ये जो एहसास कमतरी लोगों में आ गया, क्या हमारे सियासतदानों का भी इसमें बहुत बड़ा किरदार है? सियासतदानों का बेचारा वो क्या कि वो मुल्क के लिए कुछ कर अपना नहीं कोई सके। किरदार नहीं है तो उन्होंने हमारा किरदार क्या बनाना है। जी। प्रॉब्लम पता क्या है, इसको have to go back with the history। आपके यहाँ जो लोग हैं उनकी 1000 साल तरबियत हुई है, बहसीत रियाया। हमारी बदकिस्मती ये रही कि हमारे थिंक टैंक्स में कभी रियाया और जमहूर में फ़र्क हुआ है। फ़र्क लोगों को बताया नहीं, वाज़ह क्या करना है। बाय देमसेल्फ दे नो। फिर उसके बाद 200 साल हुकूमत आई आपकी अंग्रेज़ों की। उन्होंने आपको रॉड ऑफ फियर से आपको किया। आप फिर मतलब वो आप रियाया से भी नीचे गिर गए। तो ऐसी कौम को 1200 साल की जिसकी तरबियत थी बहसीत रियाया, उसमें आपने लोगों को जलील करने के लिए कुछ स्लैंग्स ईजाद किए, जिसमें आप किसी आदमी को छोटा साबित करने की कोशिश की। किसी को मोची कहा, किसी को लोहार कहा, किसी को तरखान कहा, किसी को कामा कहा, किसी को हारी कहा। उससे क्या हुआ? आपने एक बड़ी क्लास के अंदर अपने लिए वो नफरत, वो हेट्रेड क्रिएट कर ली, जो इंतज़ार करती है कि कब मेरे हाथ में मौका आए और मैं उस मौके को यूटिलाइज करूँ। अच्छा, ऐसे पिसे हुए तबके को जिनको हम रियाया बोलते हैं, उसको आनन फानन 15 अगस्त 1947 को आपने बताया कि नहीं आपको जमहूर, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप ऑल द वे सीधा जाएँ अभी अपने चैनल और वो गार्ड जो बाहर बंदूक लेके खड़ा है उसको अचानक आप बता दें कि आज से तुम MD हो। तो वो हो सकता है MD, उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, उसके लिए पर्टिकुलर माइंडसेट डेवलप करना है। बिल्कुल। लेकिन वो माइंडसेट डेवलप किए बगैर हमारे यहाँ की रियाया को आनंद फानन एक दिन बता दिया गया कि आप जमहूर हैं, तो इस तरह वो जमहूर नहीं हो सकते। बड़ी खूबसूरती से आपने इस चीज़ को क्लियर किया। अच्छा, आगे चलते हैं जी। बहुत सी ख़वातीन हैं खलील साहब, ये वो एक टॉपिक शुरू होने लगे जो लोगों का बड़ा फेवरेट है
ख़वातीन आपके हवाले से बहुत बात करती हैं, बल्कि मैं अगर आपकी इजाज़त हो, कुछ ख़वातीन तो इस हद तक अल्फाज का इस्तेमाल करती हैं कि लगता है कि शदीद नफरत करती हैं। अच्छा, उनको मैं वजह क्या है? मेरे यहाँ ना औरत एक बड़ा मुकद्दस नाम है, ये नाम मैं हर एक को नहीं देता। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं वो ख़वातीन के ज़माने के लायक नहीं। चलिए वो जो भी आप I call them non-women, simple, I have defined them। चलिए उन्हीं के बारे में मैं बात करना चाहूँगी। इंशाल्लाह। मैंने ये प्रोग्राम के आगाज में भी बोला कि आप मेरे प्रोग्राम में जितनी बार भी आए तो मुझे अक्सर मैसेजेस आते रहे कि आप अपने मेहमान को चुप नहीं करवा सके। जो मेरे सोशल सेटअप को बर्बाद करने पर आंख लगाए बैठी है, शी इज अ नॉन वुमन। इट मींस शी इज अ नॉन वुमन। अच्छा, अभी जो औरत मार्च के हवाले से आपने कोई बयान दिया था तो बहुत सी खवातीन आपके खिलाफ ट्विटर पर आ गई। नहीं है, वो ये 35-36 कुत्ते जब 4-6 हो ना इलाके में, वो जब भौंकते लगता है रेवड़ आ गया है। लेकिन शरीफ लोग बोलते नहीं है ना, मेरे यहाँ की खातीन कहाँ बोलती हैं। अभी वो बोलेंगे किसी दिन, उनको जब पता चला कि ये भौंकना ज़्यादा हो गया तो किसी दिन लेके निकलेंगे वो जूता, क्योंकि असल में तो उनकी पाकीज़गी शर्म हया पर नकब लग रही है ना। तो जिस दिन, और वो जितनी खातीन से मोहब्बत और अकीदत करती हैं, मैं तो उनको गिनता भी नहीं कि ये हैं भी दुनिया में। ये फंडेड औरतें हैं, मिशन पर हैं, डिलीजेंट, ये मैं अप्रिशिएट करता हूँ। ये जहाँ से भी फंड आ रहे हैं, काम बड़ी ध्यानदारी के साथ कर रहे हैं। जो काम खराब करने निकली हूँ माशरे में बड़ी ध्यानदारी से। देखो, हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कभी ओपन डिस्कशन होगी तो मैं बताऊँगा इनके बारे में। आप इनके बारे में जानते नहीं। टेलीविजन पर हम ये मैं बातें बता नहीं सकता। ये क्या कर रही हैं, इनके काम क्या हैं, ये किस तरह मेरे मुल्क को खोखला कर रही हैं, किस तरह मेरे यहाँ की लड़की को बर्बाद कर रही हैं, ये काम आप इनके जानते नहीं क्या है। इनको बोलिए ना, आगे बैठे मेरे सामने चले आए आर्गुमेंट करते हैं। मैं अकेला ये सारी क्या नहीं खलील साहब, इनको रोकना नहीं होगा। अगर हम नहीं रोकेंगे ये हमारी रियासत की बदकिस्मती। नो, हमारे यहाँ रियासत की बड़ी बदकिस्मती है। वो डरते इंटरनेशनल मीडिया से। उनको फंड करने वाले तो वहाँ बैठे हुए हैं, उनके अम्मा बाबा, उनसे करते हैं। हमारी रियासत उनसे डरती है। अच्छा, दूसरी बात ये कि फिर ये फौरन इल्जाम लगाने पर आ जाता है, रोका जाता है। ये जो बिल आया है अपना, जब क्या नाम है, ये डोमेस्टिक वायलेंस बिल, इससे घटिया हरकत किसी मुल्क के साथ नहीं हो सकती। ये मेरे मुल्क के सदियों पुराने निज़ाम को तिलपट करने के लिए 4 सफ़े जो हैं वो असेंबली में चुपके से पास कर दिए गए। कि ये वो तमाशा लगने वाला है जिसके लिए वो लड़ रही थी। दे आर सक्सेसफुल, डू यू नो दैट। ये जो लोग समझते थे वो बड़ी आराम से जीत गए हैं। उन्होंने यहाँ हमारे जो नाम नहाद MNAs और वो थे, ये कौन लोग हैं जिनके ना किसी मज़हब से भी कोई शागुफ नहीं इनका। कोई भी मज़हब जो है वो इस बिल को अलाउ नहीं करता। ये बिल था उन मुल्कों का जहाँ पर बच्चा रियासत की जिम्मेदारी होती है, जहाँ बाप अपनी चमड़ी बेचकर बच्चे नहीं पालता, वहाँ ये लागू होता था बिल। अगर उन्होंने करना है तो, अगर शर्मो हया बाप और बच्चे के दरमियान नहीं रहते रखने। ये एक बिगड़े हुए समाज का बिल था। एक ऐसे समाज के ऊपर लागू करने की कोशिश कर रही है जो अपने खानदानी निज़ाम के साथ जिंदा है और इंशाल्लाह जिंदा रहेगा। बिल्कुल। अच्छा खलील साहब, इनको रोकने की बात मैंने भी सवाल पूछा, जब इनको रोका भी जाए तो फिर ऐसे लोग आराम से ये बात कह देते हैं, इल्ज़ाम लगा देते हैं, जी हमारी आज़ादी पे हमला कर दिया गया, हमसे डर गए, हमसे खौफज़दा हो गए, हमें बोलने की इजाज़त नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है, आपका डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। 1 मिनट फिजा, ये जो बोलने वाली ना इजाज़त बाद में देता हूँ, पहले सुन लो। जी 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 जी। इनका डाटा इकट्ठा करो। इन सबके पास फॉरेन पासपोर्ट्स हैं मोस्टली। यहाँ की रहने वाली बहुत कम है। अब जिसका भी डाटा इकट्ठा करोगी उसका निकालोगी जब, यानी आपके कहने का मतलब है कि माशरे में जो ये हमारे हमसे बिलोंग नहीं करती, ये सॉइल से बिलोंग नहीं करती। आप ठीक है, ये माशरे में जो एजेंडा लेकर आई हैं, ये वो सारी चीजें फैलाने के बाद फौरन यहाँ से जा सकती है। जी जी। मिसाल की तो आप उसकी मशहूर ज़माना की बात कर लीजिए, जिसके साथ पंगा हुआ, तो तब की वही। आप नाम तो ले सकते हैं। मैं अल्लाह माफ़ करे, मैं ईद का देना, मैं उसका नाम लूँगा। वो वहीं बैठी हुई है, वो वहीं से हेडक्वार्टर में बैठी, हेडक्वार्टर से कंट्रोल करती है इनको। दे आर पपेट्स, प्लेइंग लाइक पपेट्स एट हर हैंड्स। देयर फ्यू अदर्स
जो यहाँ भी मौजूद है। अच्छा, मैं रोकने के बारे लेकिन इनमें से हर एक के पास एक बार का पासपोर्ट है। ठीक है। अच्छा, रोकने के बारे में मैं बात करने जा रही थी। जब इनको रोका भी जाए, किसी को भी रोका जाए, तो वो फिर एकदम से इल्ज़ाम लगा दिया जाता है हमारी आज़ादी को रोक दिया गया, हमसे खौफजदा हो गए, हमसे डर गए, हम हमारे अल्फाज का जवाब नहीं है आपके पास, दलीलों का जवाब नहीं, ऐसी बातें आनी शुरू हो जाती है। मुझे एक बात बताओ, कोई आती है मेरे सामने तो अपने प्रोग्राम नहीं करती? जी जी। इनको बोलो ना सारी की सारी एक दिन आए, 8-9 घंटे का प्रोग्राम करते हैं। मैं अकेला कुछ चलें जी, इस प्लेटफॉर्म से जो भी सुन रहे हैं तमाम लोगों को जिनको चैलेंज के 4-5 नाम लेते जिसको चैलेंज कर रहे हैं। आई डोंट चैलेंज, ये मैं नाम इन दे आर वर्थ इट कि आई शुड नेम देम। ठीक है, इनको बोलो सारी की सारी आ जाओ। ठीक है जी, आपने सुन लिया खलील साहब, सबके साथ बैठ के ईद वाले दिन गुस्सा चढ़ा रही थी। ठीक है जी, मुनाजरा करने के लिए तैयार है, ऐसा ही खलील? मुनाजरा का किस बात का? इनको बोलो आर्गू करे मुझसे आके, और मैं आई लव टू लूज एन आर्गुमेंट, आई टेल यू। ठीक है जी, आर्ग्यू करने के लिए वो तैयार हैं, तो आपको चैलेंज कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। खलील साहब, आपका जितने भी ड्रामे आपने लिखे, आपका फेवरेट ड्रामा इनमें कौन सा है? और पहला ड्रामा कौन सा, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। आई थिंक बूटा फ्रॉम तौबा टेक्सिंग और बूटा फ्रॉम तौबा टेक्सिंग शुरू के ड्रामों में शामिल था। तो पहले ड्रामे का एक्सपीरियंस कैसा था? चांस कैसे मिला? कैसे आई थिंक बैंक की जॉब भी करते हैं। आई नेवर हैड द चांस, अल्लाह गिव मी चांस, और मैंने किसी आदमी से नहीं लेना पड़ा। आई केम ऑल द वे एज अ प्रोड्यूसर, अल्लाह मेड मी प्रोड्यूसर राइटर एंड आई डिड इट, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बैंक की जॉब करते थे जब आपको ये चांस मिला? नहीं, बैंक की जॉब मैंने छोड़ी थी ताज़ा। ठीक है, ठीक है, एक वक्त में ही काम करता। ठीक है। अच्छा, जब आपने पहला ड्रामा लिखा, कैसा फीडबैक था? क्या उम्र थी आपकी? वंडरफुल। ऑलमोस्ट क्या उम्र थी आपकी? क्या उम्र होगी इस वक्त? 33। ठीक है, तो फिर आपको एप्रिसिएशन मिली, कैसा महसूस हुआ? फिर आपको मजीद लिखने का शौक पैदा हुआ? शौक तो मेरे क्या बात, लफ्ज़ में इस्तेमाल नहीं करता। क्रिएटिव आदमी का शौक से कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो तो उसकी अता से है। वो अता मेरे यहाँ उस वक्त थी जब मैं पैदा हुआ था, तो उससे महरूम अल्लाह ने मुझे रखा ही नहीं है। तो शौक नाम के किसी को नफरत है मुझे, शौक तो उनके होते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा जो ड्रामा जो आपको वाकई आपको लगा कि यार इस ड्रामे ने Every drama of mine which I wrote, I was in love with that. तो ब्रेक के बाद मैं उस ड्रामे के हवाले से बात करूंगी जो आपने अपनी ज़िंदगी पर लिखा था, जिसके हवाले से बहुत बात हुई थी। उसके अलावा एक ड्रामा आपका भी जो लास्ट में आया था, मेरे पास तुम हो, जिसमें बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा था आपको कि जी आपने तो औरत के किरदार को ना जाने क्या आप लोगों ने डिस्कस करके इन 35-36 औरतों को इतना इम्पोर्टेंट बना दिया है कि मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूँ। मुझे मेरे मुल्क की करोड़ों खातून हैं, इनका जिक्र क्यों नहीं करते थे? ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक लड़की चीट कर रही थी मेरे पास, तो 3 लड़कियां हमारे लिए थी, तो कोई डिस्कस नहीं करता। दे वर रोल मॉडल फॉर अस, और उस एक लड़की को लेकर डिस्कस। इसी तरह आपने 35-36 औरतों को who are nobody, I tell you they are nobody, लेकिन आपने उनको इम्पोर्टेंट बना। अच्छा, मैं आपका कोई इंटरव्यू सुन रही थी, आपने बल्कि इसकी वजाहत की कि मैंने तो बल्कि उस ड्रामे में पैगाम दिया कि अगर खातून ऐसे कर रही है उसको आजाद 12 एपिसोड कर दिया। मैंने अपने मर्द के खिलाफ वो ड्रामा नहीं बनाया, अपने मर्द की तरबियत की कि खुदा के वास्ते इसको तशद्दुद ना करें, मारें ना, तशद्दुद ना करो, इसके मुंह पर तेजाब ना फेंको, ऑनर किलिंग ना करो, इसकी जान दो, रास्ता दो जाने का, जो आपका नहीं आप उसकी नहीं। तो इसकी गुंजाइश है लॉ में भी, मज़हब में भी, अखलाक में भी। ये जाने, उसका गुनाह जाने और उसका रब जाने। ठीक, बहुत प्यारी बात है। तो ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद खलील साहब का एक ड्रामा है जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगी। खलील साहब ने वो अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखा, और बल्कि मुझे याद है आई थिंक अवार्ड्स में आपने बात कही या गालिबन किसी इंटरव्यू में कहा कि इनको फैमिली से, इनके रिलेटिव्स की कॉल्स आई, रिश्तेदारों की, कि इसको रोक दो, इस ड्रामे को क्या एंड तक लेकर जाओगे कि और भी सब कुछ दिखाओगे, आखिरी किस्त भी दिखाओगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, रोकूंगा नहीं, अब जब सब दिखाना है तो सब दिखाना है। और उसमें रियल कैरेक्टर खलील थे, खलील साहब भी थे, और हीरो का नाम भी खलील ही था। ब्रेक के बाद बात करें। तो काम के साथ एक अच्छा मेरे ख्याल से आपकी लॉयल्टी है कि आप जाते हैं, देखते हैं कि क्या चल रहा है, आपकी मेहनत ज़ाया ना जाए। अच्छा, कोई ऐसा एक्टर? वो तो अनकंडीशनल लॉयल्टी है। अच्छा, बस मेजॉरिटी में यही चाहते हैं कि बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर के इंजीनियर बने। मैं डॉक्टर हूं, मैं बड़े मरीज मार दूंगा, क्योंकि मैं तीनों बजे तो सुता उठ रहा हूं अपना। शान भी आपको लगता है कि ज़्यादा दुखी किरदार ज़्यादा अच्छा निभा देते हैं? वो बहुत अच्छा एक्टर है, उनको साथ है उसको, ही इज स्टार। जी, तो वेलकम बैक एक बार फिर से। तमाम अहले वतन को ईद की खुशियाँ बहुत मुबारक हों। और अच्छा, मैं ये कहती हूँ खलील साहब कि बड़ा ही अच्छा होता है कि तो टीवी चैनल्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं,
तो टीवी चैनल्स पर आप जब दूसरे मुल्क में होते हैं, शायद आपका ऐसा एक्सपीरियंस कभी रहा हो कि कभी आपने ईद पाकिस्तान से बाहर की हो, तो चैनल्स के थ्रू आप जब देखते हैं पाकिस्तान में ईद के प्रोग्राम्स हो रहे हैं, अपने मुल्क से आप ईद की खुशियाँ टीवी के थ्रू बेशक देख रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि शायद आप वहाँ पर आई डोंट वांट टू एक्सपीरियंस दैट। अल्लाह से दुआ कीजिए। चलिए, इस जुमले से समझ आती है कि बड़ा मुश्किल एक्सपीरियंस होता है। ईद हमेशा अपनी फैमिली के साथ और बच्चों के साथ। अच्छा, जो लोग बड़ी मजबूरी में बाहर बैठे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मजबूरी में नहीं, मजबूरी करने वहाँ पे गए हैं, देखो फिजा, यहाँ नहीं ये मिला। एक डिबेट है मेरे वो सारे। हमारे यहाँ क्या है कि गुर्बत और अमारत को पैसों पर तोला गया। हमें कहीं पता चल जाता है ना बहुत पहले, या मेरे लोगों की तरबियत कर दी जाती कि गुर्बत ज़र्फ के काम होने से होती है, पैसों के काम होने से नहीं। शायद मेरे बहुत सारे लोग मुल्क छोड़ के, बेटी छोड़ के, बच्चे छोड़ के बाहर जाके किस्मत आजमाई की कोशिश ना करते। अच्छा, इससे पहले ब्रेक से पहले मैं सास की बात कर रहे थे, टॉपिक छिड़ा है तो मुझे याद है 1-2 ड्रामाज मैंने देखे निजी टीवी चैनल्स के, तो कि बाहर एक शख्स गया है, मतलब गरीब ख़ानदान है, काम नहीं मिला, रोज़गार नहीं मिला, तो बाहर चला गया। अब वो वहाँ पे मेहनत कर रहा है, वहाँ पे पैसे बचा रहा है, मतलब 1 वक्त की 2 वक्त की बजाय 1 वक्त की रोटी खा रहा है। अब जो पीछे घर वाले हैं, एक भाई है जो काम नहीं कर रहा, बहनें हैं, तो तमाम लोग उसके पैसे की कदर नहीं कर रहे, ऐसे उड़ा रहे हैं उसके पैसे। ऐसे होता है हमारे यहाँ। तो एहसास मर गया। वाकया तुम्हें सुनाऊं? जी जी, मुझे क्या बल्कि पूरे नाज़रीन को सुनाया। मुझे अपने मामू से ना मोहब्बत, इश्क की हद तक मोहब्बत थी और उनके इश्क की हद तक मोहब्बत थी, और बाद में वो कहीं जाके मेरे ससुर बने। तो उनकी 42 साल उम्र जो है वो बाहर गुजरी है, बहरीन, सऊदी अरब। तो एक दिन हम शाहबाग में रहते थे और उस वक्त वाले दिन उनको कोई 16-17 साल हुए थे गए हुए। तो इस ज़माने में लाहौर हमारे घर में रहा करते थे, तो दरिया रावी करीब था। सुबह वो मेरे चाचा की जिससे बड़ी दोस्ती थी, तो उनके साथ भी दरिया पर जाया करते थे सैर वैर करने के लिए। उनके साथ हो रहा सूरज गरूब होने वाला था, लेकिन सन वो रहने वाले आदमी की जिनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है। माई आइडियल पर्सनैलिटी इन माई लाइफ। मैं क्या क्या हुआ नहीं, कभी भी उसकी कॉल में गोगी पुत्र, वो हंसते थे ऐसी भी बात करने से, करना एक हंसी निकलती थी उनके मुँह से कि यार गोगी पुत्र। मैं बैठा सोच रहा था, मैं जो आना होना उठा कपड़िया के सूट करे गए, घड़ियाँ, ये पता नहीं किस किस को नहीं चीज़ें देते थे, लेकिन यार मैंने कभी किसी ने एक सूट नहीं दिया। अल्लाह की कसम में रो पड़ा मैं भी। ये अलमिया है उनका, और मैंने उनको देखा। मैं दुबई में बहुत आना जाना हमारा होता है, सुबह के बहुत सारे मामला भी आजकल, तो कभी गुजरते हुए मैं देखता था तो जो रेस्टोरेंट ब्रिज है ना, वही हाल है उनका। जहाँ जब यहाँ फैक्ट्री से छुट्टी होती है उसी तरह टिफिन में हाथ में कपड़े होते हैं, उसी तरह मैले कपड़े। उनकी ज़िंदगी भी बदलती। यहाँ तो वो घर में आके सो जाते थे ना, वहाँ डेरे हैं जहाँ एक एक कमरे में 12-12, 14-14 लोग रहते हैं। खुदा की कसम, खुद खाने बनाते हैं, एक वॉशरूम, उसकी सारी मिजरी सहते हैं। किसके लिए? इनके लिए, उनके लिए। और ये इतने रूथलेस होते हैं कि जब उन्होंने वापस आना होता है ना, सिर्फ उस दिन वो नहा धो के अपने आप को नीट क्लीन करके जब लौटते हैं तो नज़र उनके 2 साल 3 साल के जुदाई पर नहीं होती। वो उन बॉक्सेस पर होती है, उन पैचेस पर, उन बैग्स पर होती है, जिसमें वो चीज़ें लेकर आते हैं। और यूँ मिनटों में लोग उनसे नाराज़ होते हैं कि मुझे ये नहीं मिला और उसको सलाम दे दिया। ये अलमिया है, इंसान की कदर नहीं चीज़ों की। ओह यस। अच्छा, मैंने बड़े लोगों को कहते हुए सुने, खलील साहब आपने भी ऐसे वाक़या सुने होंगे कि जी जब मैं गया तो बड़ा वक्त मुझे फुटपाथों पे सोना पड़ा। कहाँ? बाहर जो लोग जाते हैं, मैंने जिनमें कमरा भी नसीब नहीं हुआ था, बड़े धक्के खाने पड़ते हैं वहाँ जाके। हमारे यहाँ बड़े बड़े अलमी हुए हैं, ये शादी कर रहे हैं बच्चे, क्यों वो बाहर जा रहे हैं? यार कितना जुल्म कर रहे हो आप मेरी मैरिड कपल के ऊपर। वो शादी करके 10 दिन बाद चला जाएगा, 3 साल बाद आना, यहाँ बीवी अकेली बैठी हुई है। हाँ, ये बड़े जुल्म हुए हैं। बिल्कुल। और इससे बेरारवियाँ भी हुई हैं, याद रखना। ये आपने बड़ी गहरी बात। हाँ,
आप जुल्म करते हैं उस बच्चे के ऊपर, उसकी शादी करा के उसके शौहर को भेज देते हैं और फिर आप उसको मुलाजिमा बना के और घर मुझे रख लगता लेते है कि पैसे ज़्यादा मैटर करता है टाइम क्या, वो जो टाइम है, क्वालिटी टाइम, क्वालिटी टाइम इज लॉस्ट। बिल्कुल। उनका क्वालिटी टाइम दे लूज एक्चुअली। अगर आपकी शादी हुई 10 साल बाद शौहर वापस आ रहा है तो वो 10 साल कौन देगा आपको वापस? कभी वापस नहीं मिलेगा। वो जो मेमोरीज आपने 10 साल में बना लेनी है वो आता है ना, जो मैं गुजार आपको लेना है, बताऊं, इकट्ठे बैठ के ये खाना लोग खा जब लेना वापस आते हैं ना 3-3 4-4 साल बाद और महीना डेढ़ रह लें तो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। फिर ये इस बात पर मुसिर हो जाते हैं कि जाओ अब वापस जाओ और कमा कर रहे हैं। कमा के लाओ। अच्छा, मैंने ऐसे लोगों के बच्चे देखे हैं अक्सर जिनके वालिद बाहर होते हैं तो 3-3 साल बाद आते हैं, तो अक्सर बच्चे नाराज हो रहे होते हैं, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होते हैं कि आप मेरे बाबा हैं तो आप बाहर क्यों रहते हैं? ये नहीं, ये कौन आ गया जो हमें हमारे ऊपर आके रूल कर रहा है? क्योंकि मानूस नहीं हो रहे तो चेहरे के साथ शायद जो तो देर ये बाद हम अपने लोगों की तरबियत कर देते ना राइट टाइम पे कि भैया ये जो पैसे ये जो यहाँ से कमा रहे गुजारा करना, लेकिन एक साथ गुजारा करना, ये जिंदगी का कुछ पता नहीं कब तक। शो ऑफ ने मार दिया। बिल्कुल। अच्छा, मुकाबलेबाजी खलील साहब, ये मुकाबलेबाजियाँ भी शो ऑफ माँ है मुकाबलेबाजी, शो ऑफ की कोक से मुकाबलाबाजी जन्म उससे भी बड़ी काम है। ठीक है कि मैं फलां दा पुत्र है करन दिया तो तू भी करके बता, कैसे भी करके दिखाओ। उस तरह उसके टैलेंट को भी मिसाल के तौर पर मेरी माँ चाहती थी मैं डॉक्टर बनूं क्योंकि मेरा कज़न डॉक्टर मतलब मेजॉरिटी में यही चाहते हैं कि बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर के इंजीनियर बने। मैं डॉक्टर हूं, मैं बड़े मरीज मार देना तो मैं तो सुता उठ रहा हूं। अच्छा, वैसे अब मेरे ख्याल से शुक्र है ये चीज़ बड़ी ये ट्रेंड चेंज हो गया कि पहले वक्त लेकिन माँ की आरज़ू पूरी करने के लिए ना मैंने पहला जो रोल किया था किसी ड्रामे में डॉक्टर का किया था। तेरे ड्रामे में तो डॉक्टर बन गए ना, ये भी सही है। ठीक है, मैंने कहा माँ है मन में खुश हो जाएगी। हमारी पाकिस्तानी एक फिल्म थी बड़ी अच्छी, मैं मूवीज़ कम देखती हूँ तो मुझे याद है फहद मुस्तफ़ा मेरे ख्याल से एक्टर इन लॉ कि वो उसको चांस मिलते हैं, मुझे जहाँ तक याद है पुरानी मूवी थी, तो वो लॉयर तो नहीं बन सकता लेकिन वो एक्टर नहीं बन सकता शायद, और वो उसमें जाके जब केस लड़ता है तो वो बड़ी मज़े की मूवी थी। मुझे वो याद आ गया कि चले आपने ड्रामे में डॉक्टर का किरदार अदा कर दिया। अच्छा खलील साहब, कोई ऐसा एक्टर आपके बारे में मैंने सुन रखा है, बल्कि आपने मुझे खुद भी बताया एक बार कि आप सेट पर अक्सर मौजूद होते हैं, बल्कि हमेशा मौजूद होते हैं। नहीं, अब काम अपने देखो नदीम बे के सेट पर मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आई एम सिक्योरिटी श्योर अबाउट इट। अच्छा, यानी अब ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक मिनट रुक जाए, यानी जिसके सेट पर आप जाते हैं इसका मतलब है उसके बारे में आपको यकीन नहीं होता कि वो सही काम कर रहा है। जिसके सेट पर मैं रेगुलरली जाऊं, यानी वो तमाम जो डायरेक्टर्स सुन रहे हैं वो जरा चौकन्ना हो जाएं कि अगर खलील साहब आपके सेट पर आ रहे हैं यानी आपके काम पे नजर रख रहे हैं, उनको यकीन नहीं, लेकिन नदीम साहब पे यकीन है कि वो काम करवा रहे हैं। 100%। अच्छा, मैं पूछने जा रही हूँ, उसके सेट पर वो विजिट करने जाता है। ठीक है, हार्डली कभी हुआ मैंने किसी को कुछ बताया। ये आपका ट्रस्ट लेवल है कि आपको पता है और वही काम के साथ एक अच्छा मेरे ख्याल से आपकी लॉयल्टी है कि आप जाते हैं देखते हैं कि क्या चल रहा है, आपकी मेहनत जाया ना जाए। अच्छा, कोई ऐसा एक्टर, वो तो अनकंडीशनल लॉयल्टी है, वो लॉयल्टी आप मुझसे छीन ही नहीं सकते, आपकी जरूरत ही नहीं है मैं आपको सीधा बोलूं। मैं तो एडिटिंग तक चेक करता हूँ ड्रामा। हाँ, आपने गलती की नहीं, आप गए नहीं। अच्छा, 2 सवाल। अब एडिटिंग आप कहते हैं मैं चेक करता हूँ, इस हवाले से मैं सवाल पूछूंगी कि आपने कभी किसी एक्टर को कहा हो कि जी आपने ये जुमला सही से नहीं बोला और ये जुमला मैं चाहता था पैसे बोले और उस एक्टर ने बड़ा बुरा मनाया हो, एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। और दूसरा, जिसने बुरा मनाया होगा ना वो उसका कोई तसव्वुर नहीं है उसके, देखिए वो मेरे पास राइट है ना, उसके पास अगर बुरा कुछ लोग हैं वो बुरा मना जाते हैं जो अपने को बहुत इंटेलेक्चुअल समझते हैं, परफेक्ट समझते हैं। मेरे जो एक्टर्स हैं वो नहीं बुरा मनाते। ठीक है, आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं? इक्का कोई एक्सपीरियंस है तो फिर वो मेरा उसका जाहिर आखिरी काम होगा ना, ठीक है, उसके बाद दोबारा काम है, यानी एक्सपीरियंस आप नाम रोशन के लिए ऐसा हुआ ना, उसको चाहिए कि मेरे साथ काम करे। ठीक है, ऐसा यानी हुआ, बेशक नाम ना लें। ठीक है, नहीं। अच्छा, मुझे नहीं याद पड़ता ना, ऐसा कोई चीज़ नहीं हुआ। अगर किसी ने कहीं दिमाग में आई भी है तो 4-6 दिन बाद उसने सॉरी कह दिया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं हुआ कि इस बात पर मैंने किसी को कहा हो कि भाई सेट छोड़ के चले जाओ। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली 99.99% एक्टर जो है जो मेरे सेट पर काम कर रहे होते हैं तो भी तो विद ऑल बेस्ट। अच्छा खलील साहब, ऐसा कोई आपको आर्टिस्ट याद हो, ऐसा कोई एक्टर याद हो, एक्ट्रेस भी हो सकती है कि आपने जब डायलॉग लिखा हो और उसने ऐसी अदायगी की हो कि आप हैरान रह गए कि ये डायलॉग इस तरह भी अदा किया जा सकता है? यहाँ मेरे के सब नाम ले सकते हैं, तारीफ की बात और वो डायलॉग भी याद। अच्छा, सबा हमीद साहिबा, प्यारे अफजल, ठीक है, प्यारे अफजल ड्रामा, हाँ, लाल इश्क में भी कोई जगह ऐसी थी फराशा और बेरा टाइम और
हुमायूं डिड द जॉब मैन, उसने मुझे चौंका दिया मेरे पास। एग्जैक्टली। मेरा भी यार है तो मैं भी शायद इसलिए कि वो यार था तो मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बहुत मैं अच्छी डरा एक्टिंग हुआ। एग्जैक्टली, अच्छी था। विदाउट एनी डाउट। मैं आपको लिटरली कहता हूँ, मैं जगह लोग समझते होंगे मैं शायद लफाजी से काम ले रहा हूँ। जब ये रोल कर रहा था, जब 10वां-12वां एपिसोड चल रहा था, तो मैं बैठ के सोच रहा था कि ये ड्रामा आमिर खान कर रहा होता है, शाहरुख खान कर रहा होता है, या सलमान खान कर रहा होता है, तो वाकई वो भी इसी तरह कर लेते। ऐसे यानी हमारे यहाँ इतना टैलेंट है। मैं कहता हूँ उस आदमी ने मुझसे गलतियाँ भी नहीं चार अच्छी जगह, लेकिन जो वो रोल कर गया है ना, मुझे नहीं लगता कुछ लोग कहते हैं कि यानी ये बंदा इस रोल के लिए बना था। नहीं, आप इस बात पे कितना वो तो यकीन पंजाब रखते में जाऊंगे भी लोगों ने यही कहा। तो बाद खग्गा जब आया था तो लगता था हुमायूं वाज टेलर मेड फॉर दिस रोल। नहीं, वो तो जाहिर बात है कि आप पूरी जिंदगी में, पूरे करियर में एक ड्रामा या एक देखो, फिल्म करेंगे, आप अपने रोल में मैं ऐसे आपको समा जाएं। समझाता हूँ, आपको पता नहीं है मेरे पास तुम हो, मैंने वक्फों से लिखा है। मुझे 2 आदमी राइट फ्रॉम द वेरी, जब मैंने पहली एपिसोड लिखी थी तो मैंने कहा था कि मुझे इन दोनों रोलों के लिए हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी चाहिए। फर्स्ट चॉइस यही थे। फर्स्ट उस पर मैं लिखता, जब मुझे पता चलता था ना कुछ और सोचा जा रहा था, मैं लिखना बंद कर देता। ठीक है। मेरे पास यही सबसे बड़ी ब्लैकमेलिंग होती है। तो मैं कभी भी ना लिखता, मैं आपको सही बोल रहा हूँ, मैं इस बात पे अटल था। अच्छा, यानी पहले आप ये 2 लोग नहीं होंगे, आप आर्टिस्ट को ज़हन में रखते हुए रोल लिखते हैं। हाँ, नॉर्मली ठीक है, नॉर्मली ऐसा ही होता है। तो इस बात पर मैं अटल था कि अगर हुमायूं और अदनान, हालांकि अदनान सिद्दीकी के साथ मैंने काम ये शायद एक ड्रामा किया हुआ था जिसमें आई वाज नॉट हैप्पी विद हिम, वो मेरे भाई ने मेरा डायरेक्ट किया था। तो मैंने किसी सूरत पर इस बात पर कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं था कि हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी के अलावा कोई और होगा। हमने हीरोइन की ऑप्शन सोची, लेकिन जब आयजा का नाम आया तो आयजा चूँकि शी इज़ अ वंडरफुल एक्ट्रेस, और फिर मैं उसको मेरी छोटी बहनों की तरह आया, देन शी इज़ सच अ प्रोफेशनल, तो मैंने दूसरी बात नहीं की। फिर तीसरा मुझे जो हैरान किया, वो वाक़ई हैरान किया, ये तो चलो सारे बड़े पक्के मेरे ड्रामों में काम कर चुके थे, दे हैड द एक्सपीरियंस ऑफ स्पीकिंग मलाइंस। हीरा मानी ने मुझे बताया, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। फिदा, आई वाज सरप्राइज्ड, और मुझे बिल्कुल शर्म आई कि मैंने इसको पहले क्यों नहीं कास्ट किया था। लिटरली शी डिड सो वंडरफुल। मैंने भी 1-2 ड्रामास देखे हैं, तो बहुत अच्छा काम किया। अच्छा खलील साहब, ये कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो कहते हैं कि जी मेरे लिए फलां करैक्टर आपने क्यों नहीं लिखा, फलां क्यों लिखा, मुझे इस तरह का रोल देना चाहिए। मेरा कोई एक्सपीरियंस, मतलब अक्सर ऐसे लोग करते हैं ऐसी बातें। मेरे कोई, मैं एज अ राइटर आपसे पूछना चाह रही हूँ कि क्या ऐसे एक्टर्स को जो रोल लिख के दिया जाता है या जिस तरह का किरदार उनको दिया जाता है, क्या वो उनकी पर्सनालिटी पे सूट करता है, तो उनको ब्लेसिंग समझना चाहिए उस किरदार को, या फिर गिले शिकवे करते रहना चाहिए कि मुझे ये किरदार क्यों नहीं मिलता, ये क्यों मिलता है, बजाय इसके वो ये सोचें कि इस किरदार की वजह से मैं बना। डायरेक्टर को बेहतर पता, अच्छे डायरेक्टर को बड़ी पता होता है कि फलां आदमी इस रोल में फिट आएगा। ठीक है, इसको चैलेंज नहीं करना चाहिए, आपको अपनी एक्सपर्टीज बढ़ानी है। आप जब ये सोच लेते हैं मुझे ये करना है, तो आप अपने आप को कन्फाइन करते हो। एक्टर एक पानी है, एक्टर पानी है, उसको जिस बर्तन में डालोगे उसकी शक्ल इख्तियार करेगा। अच्छा, बहुत से एक्टर से गिला शिकवा करते हुए नजर आते हैं, सर कहते हैं कि जी मुझे रोने वाला रोल मिला तो फिर हर ड्रामे में मुझे रोने वाला रोल मिलता रहा, मैं पूरी जिंदगी में रोता ही रहा। यहाँ एक्टर ठीक कहते हैं, क्या किसी को कॉमेडी में कुछ चल गया तो बस वो कॉमेडी करे चला जा रहा है, उससे दूसरी चीज करवाई नहीं जा रही। तो यहाँ उसके टैलेंट को, या अगर उसके अंदर आप कह सकते हैं ज्यादा स्किल्स है, वर्सेटाइल है, तो उसको जंग लगाने का मतलब नहीं होगा। मिसाल के तौर पर बब्बू बुराल साहब को जानते हैं, इतना बड़ा आदमी, सारी उम्र उससे कॉमेडी करवाई। मैंने एक सीरियल करवाया उससे दिल्ली के बांके, एंड इट वाज अ डैम सीरियस रोल, और क्या परफॉर्म किया उन्होंने, अल्लाह उनको बड़ी करामत करे। तो वो था उनका टैलेंट, एंड ही वाज शॉक्ड जब उन्होंने कहा ना कि यू आर गोइंग टू डू अ सीरियस रोल, तो ही वाज लुकिंग एट मी लाइक दिस, यू नो, एंड ही डिड इट सो वंडरफुल। अच्छा, पाकिस्तान में बेहतरीन सबसे अच्छी कॉमेडी कौन करता है आपकी नज़र में? एक्टर 2-3 नाम जो आपके फेवरेट। अगर आप स्टेज की बात करें ना, तो जितना बड़ा कॉमेडियन हमने प्रोड्यूस किया है,
शायद इस खत्ते में कोई और हो। बिल्कुल। टेलीविज़न में आप हैरान होंगे, हमारे पास बहुत एक्टर्स हैं। अच्छा, कॉमेडी के लिए। हाँ, मैं और आप बीच में लेकिन हंसाना जब बड़ा एक मुश्किल नाम आएगा तो फिर आप उस पर भी हैरान होंगी। जिस पर शान को बड़ी तकलीफ होगी, जब मैं हुमायूं शरीफ की तारीफ करता हूँ ना, उसका मुझे कोई ना कोई मैसेज आता है। अच्छा, शान को ये जरा बताइएगा क्यों, ये क्या, वो ये जरा रात से पर्दा उठा। उसने करना हो, अंदर उसके कुछ नहीं, उसने बकवासें करनी होती है। नहीं मतलब उनको ये वो कहता है कि हुमायूं हुमायूं बड़ा फेवरेट है मेरा, वो भी मेरा बड़ा फेवरेट है। मतलब वही कहते हैं कि मैं ज्यादा फेवरेट क्यों नहीं हूँ, हाँ, ये मेरी ज्यादा तारीफ क्यों नहीं की। हाँ, कॉमेडी में हुमायूं का नाम भी आता है। बड़ी अच्छी टाइमिंग है उसकी। वासी चौधरी, वासी बहुत अच्छी अहमद कॉमेडी करते हैं, अहमद भट्ट भी बहुत अच्छे। फिर इवन हमारा फहद मुस्तफा बहुत अच्छा है, उसकी टाइमिंग भी बहुत अच्छी है। अभी मैंने वो एक्टर लॉ का जिक्र किया, जावेद बहुत शेख साहब की टाइमिंग बहुत अच्छी है। अच्छा, जावेद शेख साहब तो मेरे से वर्सेटाइल एक्टर है। बिल्कुल, इस्माइल तारा साहब है। फिर क्या नाम, एक नाम मुझे याद आ रहा है, मुझे 50-50 में थे बहुत वो इस्माइल तारा साहब नहीं, एक और नाम है हमारा बहुत बड़ा, मेरे ज़हन से नाम निकल गया। जी जी, माजी जहांगीर साहब, खान साहब, ये अशरफ खान साहब। अशरफ खान साहब बहुत अच्छे हैं, उनकी टाइमिंग भी बहुत अच्छी है। और ये बड़े नाम हैं हमारे टेलीविज़न के, कॉमेडी में बहुत अच्छे हैं। मैं कोई और नाम मिस ना कर रहा हूँ यार। अच्छा, दुखी किरदार में सबसे अच्छा आपको कौन लगता है? रोने धोने वाले रोल, रोने वाले में मास्टर है हमारे बहुत सारे एक्टर, उनमें जरा 3-4 के नाम ले। बड़े नाम। अच्छा, एक्टर्स जितने भी एक्टर्स टाइम पे बोल न्यूज़ देख रहे हैं, तमाम लोग चैनल नहीं चेंज करेंगे, खलील साहब किस का नाम देंगे? अनगिनत नाम, जी जी, अनगिनत। आप उनमें से कुछ नाम दे दें जो आपके फेवरेट हैं। सारे एक्टर हमारे, जितने हमारे हुमायूं, शान, मोहम्मद दानिश मान के तो सही बुला दिया उन्होंने लोगों को भी। अपना शान भी आपको लगता है कि ज़्यादा दुखी किरदार ज़्यादा अच्छा निभा देता है? वो बहुत अच्छा एक्टर है, कोई शक है उसको, ही इज स्टार। और एज ए विलन आपको सबसे अच्छा कौन लगता है कि ये बना विलन बनने के लिए तो बहुत अच्छा मुझे विलन? सबसे ज़्यादा पसंद है शफ़क़त सिंह। अच्छा, मुझे भी वही याद आया कि वो क्या, ठीक है, वो बन चुका है। ये उन्हीं का डायलॉग था ना, नवा आया सोने। नहीं, ये किस कोई और थे? ठीक है, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब थे, जिन्हें तो मिक्स करेंगे। ये देखो उनकी रात जरा खत्म हो गई ना। बिल्कुल, वो भी बहुत बड़े लेजेंड आदमी थे। शफ़क़त चीमा साहब आपको अच्छा लगता है एज ए विलन? बहुत अच्छा। हुमायूं कुरैशी साहब हुआ करते थे, वो भी, उनका भी अपना एक स्टाइल था। अदीब साहब हुआ करते थे हमारे। फिर हमारा जो सबसे बड़ा लेजेंड है मदर शाह साहब, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतों में घर दे, क्या आदमी था। तो सब कॉन्टिनेंट में उस क्लास का विलन ही पैदा नहीं किया। इधर कुरान साहब थे, जिनको मैं कहता हूँ कि वो सब कॉन्टिनेंट में वो मिसाल है, वो आदमी समझो वो एक लकीर फेर देने वाला आदमी। और यहाँ पे मदर साहब। अच्छा, बहुत से लोग हैं जो, कुछ ऐसे आर्टिस्ट जो चले गए, मैं छोड़ के, हमसे बिछड़ गए, खाने खाने से पूछ कर गए, जिनका कहते हैं उनकी कला कभी भी पूरी नहीं हो सकता। उनमें कोई एक दो नाम, जैसे मेरे ज़हन में मोइन अख्तर साहब, मतलब कोई और मोइन अख्तर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अच्छा, टैलेंट की कोई सरहद नहीं होती। दिलीप कुमार साहब भारत से, मतलब अब दिलीप कुमार साहब हाल ही में अल्लाह मेरे तो चले गए, मतलब दिलीप कुमार साहब का खिलाफ पूर्ण नहीं हो सकता, उनकी जगह को पूर्ण नहीं कर सकता। वो कोई एक्टर नहीं था, वो somebody beyond that। बिल्कुल, और मोइन अख्तर साहब, हाँ, मोइन अख्तर भी सही, वो also somebody beyond that talent। वो ऐसे जिसको हम बाकी गॉड गिफ्टेड टैलेंट कहते हैं। यस, एब्सोल्युटली गॉड। अच्छा, हंसा भी देते थे, रुला भी देते थे, कंपेयरिंग करते थे, प्रोग्राम होस्ट करते थे, हर फन मौला के। और he was very intelligent and knowledgeful। वो जो knowledgeful है ना, that matters। That really matters। Yeah, वो he was very knowledgeful। और क्या टाइम के साथ अल्लाह, वो बहुत बड़ा एसेट हमने लूज किया, बहुत बड़ा। अच्छा खलील साहब, बहुत से लोगों का मानना है कि जो भी एक्टर होते हैं, जो भी ड्रामा नवीस होता है, इस फील्ड में जो भी होता है, एंकर, कॉम्पेयर, कोई भी, उसका दिलदार परवेज भट्टी हुआ करता, अल्लाह, वो भी अपनी क्लास का इकलौता आदमी। अच्छा, कहते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर अगर अच्छा हो तो ये बड़ा आपके काम आता है, मतलब ये भी गॉड गिफ्टेड क्वालिटी है। सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना इस फील्ड में बड़ा, ये रुलाने में ज़्यादा काम आता है। अच्छा, अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, आप रुला बड़ी आसानी से लेते हैं। ये याद रखिएगा ये बात। जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, वो जब भी दुख को लिखेंगे
क्योंकि मुझे लगता है रुला कि सेंस देंगे ऑफ ह्यूमर उसी का, अच्छा हमारे यहाँ ये होता है कि जो बहुत हंसा रहा है या जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, तो पता नहीं वो कितना खुश है। मेरे ख्याल से जितना एहसास उसको है जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, किसी उसको नहीं है जो बड़ा सीरियस है, संजीदा है। बड़े लोग हैं जो हमें एहसास देते हैं, ये हमसे बहुत बड़े लोग हैं। और आप जितने भी बड़े लोगों को जिनको सही मायने में कहते हैं बहुत बड़ा बंदा, मैं पैसे के हवाले से नहीं कह रही, फाइनेंशियली नहीं कह रही, बिलाशुबा वो बड़े वो होगा जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होगा, जिन्होंने किसी भी मोड़ पर आपको हंसा दिया है, जिन्होंने जिंदगी को भरपूर जिया है। पता नहीं उन्होंने जिया या नहीं जिया, लेकिन हमें उन्होंने जिंदगी को जीने का तरीका सिखाया। और जिंदगी को जीना आसान तो नहीं है ना खलील साहब। ये जो कहते हैं बखेरने वाले लोग हैं ना, उनके पीछे कितने दुख होते हैं, आप उनका अंदाजा पैरों में कितने छाले होते हैं। यानी हम कह सकते हैं जो दूसरों को हंसाते हैं उनके अपने अंदर कितने दुख छुपे हैं, ये हाल ही नहीं है। वो बड़े लोग हैं, हमसे बड़े लोग हैं। और पता किसी ज़माने में मैं बहुत जो प्रॉब्लम हुआ, थोड़ा डिप्रेशन का, मैं करता था हुड पहन के ना, मैं स्टेज ड्रामा देखने चला जाता था। अच्छा, छुप के बैठ के देखते रहे। कई दफ़ा पहचान लिया गया, वो प्यार बहुत करते हैं मुझसे, मेरे जो सारे स्टेज पे एक्टर हैं, बड़े लोग हैं। तो 70-80% उनको पता चल गया, उन्होंने बड़ा छुप के बैठे। बड़ा वो उस दवाई से ज़्यादा बेहतर था जो मेरे पीछे साइकियाट्रिस्ट दे सकता। बहुत जरूरी था। अच्छा, मैं अक्सर कहती हूँ कि अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है, हमारे यहाँ बहुत से लोगों को होता है, क्योंकि ज़िंदगी बाकी फूलों की सेज नहीं होती, आपको तकालीफ का सामना करना पड़ता है, बहुत से मराहिल से गुजरना पड़ता है कहीं पहुंचने के लिए। जो अपने टारगेट अपने एम सेट किए होते हैं वहाँ पहुंचना आसान नहीं होता, बाकी पैरों में चल चल के छाले पड़ जाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि ओवरनाइट सक्सेस, तो मैंने कहते हुए सुना कि ओवरनाइट सक्सेस के लिए मुझे 40 साल पैरों में छाले पड़वाने पड़े, फिर ये ओवरनाइट सक्सेस मुझे मिली। वो आसान सफ़र नहीं होता है, बड़ा मुश्किल होता है। जिसने वो सफ़र काटा होता है उससे ज़रा पूछा था कि कैसे वो वहाँ तक पहुँचा, इतनी आसानी से नहीं पहुँचा। प्यार हो जाता है, बिल्कुल। और आपका एक्सपीरियंस होता है किसी और के लिए, हमारी औकात से ज़्यादा मिल जाता है। बहुत प्यारी बात और शुक्रगुजारी जिसके अंदर होती है, मैं कहती हूँ बस बात ही खत्म। अच्छा खलील साहब, मैं कहने जा रही थी कि मैं अक्सर कहती हूँ कि डिप्रेशन हमारे यहाँ बहुत से लोगों को होता है क्योंकि ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, इतनी आसान नहीं है, आसान उसको बनाया जाता है। तो जो डिप्रेशन के लिए दवाइयाँ खाते हैं, इलाज करवाते हैं, मुझे लगता है अच्छे दोस्त बनाएं, अपने एरिया का माहौल अच्छा रखें। डिप्रेशन बड़ा शॉर्ट लिव्ड हो जाता है अगर आपने हराम का लुत्मा नहीं खाया ना जिंदगी में। आप नींद सुकून किया, क्या बात कर दी आपने। ये सारे प्रॉब्लम जो आ रहे हैं ना, तो ये मैं आपको बताऊं, हम अपने मजहब से जो हट गए, जो साइकोलॉजिस्ट दोस्त और साइकियाट्रिस्ट दोस्त हैं सारे मुझसे खफा हो गए। ये साइकोलॉजी कोई सब्जेक्ट कोई नहीं, यानी हर कोई अपना साइकोलॉजिस्ट खुद बन सकता है वो चाहे तो। ये भी जब आपको काउंसलिंग करते हैं ये दे जस्ट मेक यू टू फाइट विद योरसेल्फ, और वो आपको रियलाइज करवाते हैं कि आपने कैसे इससे फाइट करना है। ठीक है, तो हमारे बुजुर्गों को आती साइकोलॉजी पाल हमें हमेशा लिटर मार दो हमारी साइकोलॉजी। अच्छा, मैं अक्सर ये देखती हूँ, मुझे जब डिप्रेशन होता है तो मैं धूप में बैठती हूँ, मुझे धूप बहुत अच्छी लगती है। आप बारिश देख लें, आप ग्रीनरी देख लें, आप कोई अपना फेवरेट गाना सुन लें, और सबसे प्यारी चीज़ अगर आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा दोस्त है, वो किसी नेमत से कम नहीं, ब्लेसिंग से कम नहीं, आप उसी कंपनी को एंजॉय करें। ईद के दिन आपका लास्ट पैगाम, आपका मैसेज खलील साहब, तो मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना। मैं बस सिर्फ इतना कहूँगा, ईद मनाते हुए, खाना खाते हुए, खुश होते हुए एक एक दफ़ा सोचिए और ज़रूर सोचिए, आज किस बेचारे में ईद नहीं है, जिसके पास आज के दिन भी बदकिस्मती से खाने को कुछ नहीं है, और कौन है जो इस खुशी को खुशी की तरह नहीं है, जो आज में रही है। तो बहुत सारे हमारे मामले ऑटोमेटिकली ठीक होनी शुरू हो जाएंगे। और अगर यही आदत हमें पड़ गई रोज़ाना खाते हुए, जब भी लुकमा मुँह में डालिए तो सोचिए कितने लोग भूखे होंगे। तो ये जो मोहब्बत है वो आपको वहाँ ले जाएगी जहाँ हुक्म था। पता कर लीजिए खाने से पहले कि आपको कुछ भूखा तो नहीं। ये जो एहसास है किसी का, अगर इसको वाकई महसूस किया जाए, जिम्मेदारी से इसको जिम्मेदारी समझ के अदा किया जाए कि आपके घर खाना है, साथ जिम्मेदारी नहीं है, फर्ज है, ये बिल्कुल फर्ज है, हुक्म रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और खलील साहब, मैं अगर आप वाकई आपके अंदर ये एहसास हो जो जिंदा रहे और आप इस पर अमल करें, इसको फ़र्ज समझ के करेंगे, तो भूखा है तो आप उसको खाना दें, अगर आपकी इतनी हैसियत है।
तो उसमें जो आपको सुकून मिलेगा वो हैसियत नहीं बाकी आपको देखते। साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं मिलेगा। हैसियत नहीं देखते जरूर आपके पास जब शेयर आप खा करें, रहे हाँ। होते हैं ना, बिल्कुल, कुछ ना कुछ शेयर होता है करें, आपको शेयर करें। किसी एक को देख, अच्छा, और दूसरी बात है शेयरिंग आपको बड़ा सुकून देती है। वो ज्यादा मसनून होता है कि जब आपके बिल्कुल। पास खाने को कम हो और और आप आप दे फिर रहे हैं। शेयर कर रहे हैं, क्या बात है, बहुत जिसके प्यारी पास ज्यादा है वो तो दे सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। वैसे मैंने देखा कुछ लोगों के पास ज्यादा होता है लेकिन वो भी नहीं देना चाहते। अल्लाह उनको तौफीक दे, कहीं गलती हो जाती की है। बात, बिल्कुल देखो बाद लोग बड़े अच्छे हैं, ये सोचने में गलती कर जाते हैं, आज के दिन से सोचने लगे। बिल्कुल। तो वो 2 लोग खाएंगे, 4 खाएंगे, तो हमारे यहाँ कम से कम ये एहसास तो बाकी नहीं रहेगा। खुशियाँ बांटते हैं, आपके पास सिर्फ थोड़ा भी ईद है का तो दिन बांट- नहीं है फिजा, ये सोच जब बेदार हो जाएगी तो आप खाना खा ही नहीं सकेंगे जब तक किसी बहुत 4 लोगों को खिला नहीं बहुत देंगे। प्यारी बात, बहुत प्यारा पैगाम। बहुत शुक्रिया खलील साहब आपके वक्त के लिए, और इसी के साथ डॉक्टर फैज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी में वफ़ा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।